हाँ, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की जो पावर हैं वो दो तरह की पावर होगी हमारे लिए। एक तो उनके पास पावर होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ यानी कि जनरल पावर्स, ठीक है, और एक होती है संकटकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर। जब देश में कभी कोई बाहर से कोई आक्रमण कर रहा हो, ठीक है, कोई युद्ध की स्थिति हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये लगती है। बाकी जनरल पावर कौन कौन सी इनके पास, दो तरह में अपन इसको कैटेगराइज किया ताकि स्टडी करने में ईजी पड़ जाए। और ये जो फर्स्ट पावर है सामान्यकालीन शक्तियाँ जनरल पावर्स, ये करने वाले अपन आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे संकटकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर, ताकि हर चीज़ समझ में आए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाओ आप ऊपर, तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, उसमें फर्स्ट हेडिंग सामान्यकालीन शक्तियाँ यानी कि जनरल पावर्स, फिर उसके अलग अलग जो पार्ट बनेंगे अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, जनरल पावर्स हेडिंग लगा लिया आपने। तो इसमें देखो पहले पूरी बात को समझना, फिर समझ में आएगी बात। जनरल पावर्स यानी सामान्य शक्तियाँ, ये आपकी मेन हेडिंग होगी। उसमें पहली शक्ति और पहली पावर यानी पहली शक्ति में भी 5 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। पहली पावर है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति यानी कि प्रेसिडेंट की जनरल पावर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, तब आपको ये पूरा लिखना है आज का वीडियो। समझ पा रहे हो ना, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 6 या 4 मार्क्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ यानी कि एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब ये बात अपन ने पहले लिख ली थी, तो बहुत सारी बातें अगर मेरे साथ, कुछ बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, ये SST है, और इन दोनों लैंग्वेज में समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत वाला काम है। तो इतना बेनिफिट होने वाला है आपको, दोनों लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए, साथ के साथ नोट्स बनाओ, नोटबुक तुरंत पहले लिया करो साथ में, उसके बाद में वीडियो ऑन किया करो। और जहाँ पर आप पीछे रह जाते हो तो वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, और फिर उतार लो आराम से पूरा, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। हर चीज़ नोट करते जाओ, साथ के साथ लर्न करो, फिर टेस्ट देना, 100% मार्क्स आएंगे। ना कोई स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से पढ़ो। तो पहली शक्ति कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ, उसमें आपको ये लिखना है, जो पहले लर्न अपन है, पहले लर्न कर ली थी, प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद, तो ये होता है बेनिफिट साथ के साथ पढ़ने से। राष्ट्रपति वाले टॉपिक में भी काम आ जाएगी ये वाली शक्ति, और यहाँ पर भी काम आ गई। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। लिखवा देते पहले ही, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन will be vested in the president and he will use it according to the constitution या फिर himself और by the subordinate officers, या तो खुद करेगा या फिर अपने सबऑर्डिनेट अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा करवाएगा। ये बात थी। दूसरी एग्जीक्यूटिव के अंदर एक पॉइंट और लिखना आपको कि शासन का जितना भी काम होता है, शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, और सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रपति जी के ही माने जाएंगे। यानी कि सरकार के कंप्लीट डिसीजन प्रेसिडेंट के माने जाएंगे, और जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति जी के नाम से होंगे। क्योंकि हर काम पर, जैसे अपन कोई भी देश से कोई पार्टनरशिप या ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं, ट्रीटी करो चाहे संधि करो, उसमें सिग्नेचर राष्ट्रपति जी के होते हैं। कोई भी चीज़ बड़े देश से अपन ला रहे हैं या फिर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हमेशा सिग्नेचर, यानी कि ऐसा मान लो कि चेक राष्ट्रपति जी के नाम से कटता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यानी कि all the work of governance would be done in the name of the president and till the decisions of government will be considered as his decisions। इसलिए मैंने his को ये ऐसा आप लिख के ना अच्छे से, ना his decision, यानी कि राष्ट्रपति जी के ही डिसीजन माने जाएंगे, राष्ट्रपति जी के नाम से ही चेक कटेगा, राष्ट्रपति के नाम से ही काम होगा, ठीक है। अब इस फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट हेडिंग, राष्ट्रपति जी क्योंकि अब ये जितने भी 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे वो एग्जीक्यूटिव पावर ही है राष्ट्रपति की, कार्यपालिका शक्ति। अच्छा सुनो मेरी बात, फिर अच्छे समझना। 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां लिखिए। राइट द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, सॉरी, राइट द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में। तो उसके अंदर ये थोड़ी सी हेडिंग के बारे में ये, और उसके बाद में 4 या 5 पॉइंट। समझ गए मेरी बात, कौन कौन सा, कि महत्वपूर्ण अधिकारी को नियुक्ति करता है और उनको पद से हटाता है। पदच्युति का मतलब पद से हटा देना, यानी कि महत्वपूर्ण अधिकारियों को खुद नियुक्त करेगा, खुद हटा सकता है, ये पावर है। कैसे कैसे, कि सबसे मेन बात अपने पहले पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद में अब जितना भी काम, देखो राष्ट्रपति जी के पास है ना, एक्चुअल में अगर अपन बात करें
तो राष्ट्रपति जी एक सिग्नेचर है। राष्ट्रपति जी हमारे देश में एक सिग्नेचर है। यूएसए में तो राष्ट्रपति सब कुछ होता है, अमेरिका के अंदर तो यूएस राष्ट्रपति मैन है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मैन है, मेरी बात समझ गए। हमारे यहाँ पर सारा कामकाज देश में प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति एक सिग्नेचर है, मतलब एक नाम मात्र की पावर है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी हमारे लिए एक बड़ा पद है, सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति को मानी जाती है। इसलिए उनकी कहते हैं ना सीट की हम इज्जत करते हैं, बहुत बड़ी पावर है। इसलिए राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के एडवाइस पर, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर ही मंत्री नियुक्त करेंगे। जितनी भी मिनिस्ट्री कैबिनेट तैयार होगी वो पूरी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पर होगी, यानी द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द कैबिनेट। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, उनसे पूछेंगे कि किन किन को मंत्री बनाना है, उनको मंत्री बनाएंगे। ठीक है ओके, ऐसा मान लो कि प्रधानमंत्री सब कुछ करेंगे, बस सिग्नेचर कर देंगे। सेकंड, अब राष्ट्रपति और क्या क्या करते हैं आपने देखा होगा। नेक्स्ट चैप्टर पर स्टेट गवर्नमेंट वाला पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट हिस्ट्री का पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट का पढ़ा तो मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, हमारे राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, गवर्नर बोलते हैं उनको। हर स्टेट के अंदर एक एक गवर्नर होता है, हर राज्य में राज्यपाल होता है। हाँ, वो राज्यपाल 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, वो बात अलग है, आगे की बात है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल को खुद बनाता है, खुद चुनता है। उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को खुद चुनता है, मतलब कि अपॉइंट करता, नियुक्त करता है। महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और समस्त सदस्य को नियुक्त करता है। विदेशी बताता हूँ एक एक पॉइंट बारे में, यानी कि ये कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आपको फुल फॉर्म लिखनी है भाई, सुप्रीम कोर्ट है ना, और ऑडिटर जनरल। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इसकी भी फुल फॉर्म लिखनी है आपको, ठीक है। और एम्बेसडर्स, एम्बेसडर की बात करूँ तो वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊँ। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट कर देंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यपाल का मतलब गवर्नर की। फिर जो उच्चतम न्यायालय होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जितने भी जजेज है सुप्रीम कोर्ट के, उन सारे जजेज की अपॉइंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट करेंगे। हाई कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, उच्च न्यायालय। उसके बाद में राज्यों में स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। इसके बाद में जो यूपीएससी है, जो आईएएस या आईएफएस की या फिर आईपीएस की जो नौकरी की तैयारी करवाता है यूपीएससी, ठीक है, और उसके जितने भी मेंबर हैं, जितने भी उसका अध्यक्ष है और उसके जितने भी मेंबर हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है या फिर उसका जो मेंबर है, उनकी भी नियुक्ति ये करता है। और एक हर देश में एक विदेशी राजदूत होता है, जैसे हमारे यहाँ का एक बंदा यूएसए के अंदर रहता है, तो वो वहाँ पर हमारे रहने वाले बंदों के बारे में, या फिर मतलब एक विदेशी राजदूत हम विदेश के अंदर हमारे यहाँ का छोड़ते हैं, वहाँ मतलब रखते हैं, उसकी अपॉइंट भी, उसकी नियुक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पावर की पहला पॉइंट अपन ने करा, अभी 3-4 पॉइंट और है। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या, जो फर्स्ट शक्ति है उसका सेकंड पॉइंट लिखो, शासन संचालन संबंधी शक्ति। ठीक है, यानी कि पावर्स ऑफ गवर्नेंस, पावर ऑफ गवर्नेंस। बहुत इजी है, पहला पॉइंट लिखो, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। बताऊंगा भी, समझाऊंगा। ही मेक्स द रूल्स रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज इन सुप्रीम कोर्ट एंड द रूल्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति जी के पास ये बहुत बड़ी शक्ति है। दोनों सदन का मतलब, दोनों हाउस का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। मेरे बात समझ रहे हो? दोनों सदनों का मतलब, दोनों हाउस का मतलब क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा। ये दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। जैसे कोई विवाद हो गया, अगर दोनों के बीच में कोई विवाद हो गया, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फिर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? दोनों को इकट्ठा बिठाएंगे, मतलब एक मीटिंग रखेंगे, जॉइंट मीटिंग रखेंगे और उसके अंदर उनका सोल्यूशन करेंगे। यानी कर्मचारियों की ऐसा मान लो कि संयुक्त बैठक रखी जाएगी उन सबकी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं वो, और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैं मतलब टोटल तो ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ यानी कि अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति खुद करते हैं। एक होता है CAG, फुल फॉर्म है ये CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, एक पोस्ट है। आप अभी तक इतना ही करो, आगे की प्रोसेस समझा देंगे कभी। तो CAG की शक्तियों से संबंधित नियमों का भी निर्माण राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया।
इसी में एक पॉइंट और लगा लो कि मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंगस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ऑल्सो मेड बाय हिम। कहने का मतलब है कि अगर कोई मंत्री बनाए, है ना, तो किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, यानी किसी को एजुकेशन देना है, किसी को स्पोर्ट्स देना है, जितने भी विभाग होते हैं उनका बंटवारा राष्ट्रपति जी ही करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट शक्ति की दूसरा पॉइंट। ऐसे ही फर्स्ट जो शक्ति एग्जीक्यूटिव, उसी का तीसरा पॉइंट लिखो, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, पावर्स इन फॉरेन अफेयर्स। इसके अंदर हो जाएगा कि वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। बहुत बड़ी बात है, समझाता हूँ। देखो कि जो हमारा भारत देश है, ठीक है, अब हम एक यूएसए के अंदर हमारा एक एम्बेसडर छोड़ेंगे, मतलब एक राजदूत रखेंगे जो हमारे, और एक होगा कूटनीतिक प्रतिनिधि का मतलब एक खुफिया बंदा होगा जो हमारे को खुफिया सूचना देता रहते हैं। खुफिया मतलब कि हमारे देश के लिए कोई गलत पॉलिसी तो नहीं चला रहे, मतलब कोई क्या प्रोसीजर है हमारे देश में, उस देश के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ ऐसी कूटनीतिक बातें, ठीक है, वो खुफिया सूचना वो हमें देगा। ठीक है, तो उनको एक एक बंदा चुनना पड़ता है, कि मेंबर चुनना पड़ता है, तो उनको अपॉइंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे, यानी कि अपॉइंट्स एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि खुफिया सूचना देने वाला, छुपके सूचना देने वाला, फॉर द इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश में, एंड एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स ऑफ फॉरेन एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनको नियुक्ति करेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हालांकि मैं आपको समझा चुका कि जितनी भी संधियां और समझौते जो होते हैं, जैसे हमने किसी देश से संधि करी, कोई पार्टनरशिप करी, कोई भी समझौता किया, वो राष्ट्रपति जी के नाम से ही किए जाता है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि विदेशों से संधियां और समझौते राष्ट्रपति जी के नाम से ही होंगे। ठीक है ना, बहुत बड़ी पावर है ये। इंग्लिश में ऑल पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विथ फॉरेन नेशंस आर ऑल्सो साइन इन द नेम द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होंगे। ऐसा मान लो कि राष्ट्रपति जी के नाम का चेक कटेगा। ये है वैदेशिक क्षेत्र में। फिर है सैनिक क्षेत्र में, इसी का चौथा पॉइंट है, लास्ट 4 पॉइंट है। पहली शक्ति में 4 पॉइंट है, एग्जीक्यूटिव पावर में या फिर कार्यपालिका जो शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें 4 पॉइंट है। चौथा लिखो लास्ट, सैनिक क्षेत्र में शक्ति, सैनिक क्षेत्र में यानी कि मिलिट्री पावर्स, ये भी राष्ट्रपति जी के पास। आपको पता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, जो राष्ट्रपति है, वो हमारी तीनों सेनाओं के, तीनों का मतलब जल, थल और वायु, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और हमारी खुद आर्मी, इन तीनों के, आर्मी का मतलब जमीन पे, आर्मी, तीनों के मेन हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, सेनापति होते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, हम राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वे कानून के अधिकार ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सबसे बड़े हैं तो वो कहेंगे वैसा, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी पावर उनको दे रखी है उस अकॉर्डिंग उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तीनों सेनाओं के हेड हमारे प्रेसिडेंट साहब है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यानी कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, बट ही कैन यूज दिस पावर अकॉर्डिंग टू द लॉज। ठीक है, यानी कि नियमों के अनुसार ही पालन करेंगे। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिखो कि भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है, यानी कि सेना के अध्यक्ष है, तो जब चाहे जब ये लो चाहे बम टिका दो, ये लड़ाई कर लो, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो भारतीय जो संसद है उसकी अकॉर्डिंग उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा मान लो कि दोनों सदनों में अगर कोई लड़ाई की बात चल रही है तो उस बात को संसद में आपको पेश करना पड़ेगा और वहाँ पर जितने मेंबर्स हैं उनके, संसद के, पार्लियामेंट के, उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। तब राष्ट्रपति जी कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब तो लड़ाई की स्थिति बनी गई तो लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्वीकृति लेनी पड़ेगी संसद की, पार्लियामेंट की। ठीक है, यानी कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेदर डिक्लेयर वॉर नॉर कैन यूज द आर्मीज। ठीक है,
ये बहुत बड़ी ताकत है। इस तरीके से जो पहली शक्ति थी एग्जीक्यूटिव पावर्स या फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्ति या फिर प्रशासन शक्ति, कंप्लीट। अब इसी का नंबर 2 लेजिस्लेटिव पावर्स, आप हेडिंग लगाओ। हाँ, तो जनरल शक्तियों में पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड, विधायी शक्तियाँ, फिर बता दूं। हाँ, तो अब हेडिंग लगाओ विधायी शक्तियाँ। ठीक है, कुछ माइक का इश्यू हो गया बच्चे, तो मैं स्क्रीन पे नहीं आ सकता। ठीक है, कल से नेक्स्ट वीडियो ठीक बनेगा। तो विधायी शक्तियाँ जो इसके अंदर लिखेंगे अपन कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी ये बात मैंने पहले भी बता दी थी आपको कि जो मैंने वो चार्ट बनवाया था आपसे कि भारतीय पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट एक अंग है, मतलब कि एक पार्ट है, लेकिन मेंबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए भारतीय राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग माना गया है। इसकी मतलब कोई भी पावर हो, जैसे अपन इसकी ये सेकंड पावर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट तो पूरी होगी विधायी शक्तियाँ, तो जो इस सेकंड पावर पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, इसके बारे में कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो तो वो अपन को 2 लाइन लिखनी है। उसके बाद में इसके 4 पॉइंट बनेंगे। जैसे फर्स्ट के कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर या फिर जो अपनी बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसके 4 पॉइंट बने थे, वैसे वैसे विधायी शक्तियों के भी 4 पॉइंट बने थे। फिर मेरी बात सुन लो, एग्जाम के अंदर विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स अलग से भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली स्टैट्यूटरी हेड of executive of union, but he has also been considered as a integral part of the Indian Parliament। ठीक है ना, यानी कि वो इंडियन पार्लियामेंट का, भारतीय संसद का इंटीग्रल पार्ट भी है। ठीक है, ये इसका अब इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विधायी जो क्षेत्र होता है उसका प्रशासन कैसा होता है। उसके अंदर पहला पॉइंट लिखो कि वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करता है। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो संसद यानी पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसको बुलाते हैं और उसको ही कन्वेंस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द प्रोरोगेशन ऑफ सेशंस, यानी कि बुलाता है और उसको ख़त्म करने की घोषणा भी राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, दूसरा, वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पहले ही भंग कर सकता है। बहुत बड़ी पावर है ये, बहुत बड़ी पावर है। वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पहले ही भंग कर सकता है। मतलब कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टेन्योर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि लोकसभा सपोज 5 साल के लिए चली, तो अगर लोकसभा 5 साल के लिए चली लेकिन उससे पहले अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि लोकसभा के अंदर सिस्टम सही नहीं चल रहा, ठीक है, यानी कि जैसे कोई गवर्नमेंट आपस में लड़ने लग जाते हैं कुछ मेंबर्स, ठीक है, जैसे कोalition गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है ऐसा, जो गठबंधन की सरकार होती है वहाँ पर आपस में कोई एमएलए एमपी जो होते हैं वो लड़ने लग जाते हैं। अब ऐसा लोकसभा ढंग से नहीं चल रही होती, क्योंकि लोकसभा में एमपीज बैठते हैं, तो अगर ढंग से नहीं चल रही होती, कुछ इश्यू बढ़ जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ले लेंगे और जो लोकसभा होगी उसको भंग यानी कि ख़त्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट की। आज के बाद अब लोकसभा नहीं चलेगी, अब वो आगे देखेंगे। और एक बात और, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, आज तक 9 बार लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा चुका है। समझ पा रहे हो ना, आज तक 9 बार जो लोकसभा है वो भंग हो चुकी है बिना मैच्योर के, यानी कि लोकसभा हैज़ बीन प्रीमेच्योरली डिसॉल्व 9 टाइम्स सो फार। 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ सकता है, बहुत अच्छे से इसको याद करना। ऐसे ही सेकंड पॉइंट लगाओ, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। ये विधायी शक्ति यानी जो सेकंड लेजिस्लेटिव पावर उसी का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ भी चुके अपन कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई है। ये अपन पहले पढ़ लिया था। यानी कि जो कोई भी बंदा जो इसमें एजुकेशन या फील्ड में या फिर लिटरेचर में या फिर आर्ट में या कोई स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड में अगर वो विशेष सेवा यानी कि बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी सर्विस दी है, तो उसको राष्ट्रपति जी नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी कि मनोनीत कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, अपनी इच्छा से 12 जनों को राज्यसभा में चुन सकते हैं और 2 जनों को लोकसभा में चुन सकते हैं। यानी कि वो जो 2 जन होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे,
आंग्ल भारतीय होंगे। यानी द प्रेसिडेंट है होल्ड द राइट टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। दे आर द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज हु एक्सेल इन लिटरेचर या फिर आर्ट में या फिर एनी अदर फील्ड में। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट वो लिखेंगे, ही कैन नॉमिनेट 2 नंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। यानी कि लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब 2 आंग्ल भारतीयों को भी चुन सकते हैं। तीसरी हेडिंग लगाओ, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ वीटो पावर ऑन ए बिल। यूज ऑफ वीटो पावर इन ए बिल, यानी कि ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है। कौन सी? बहुत बड़ी। आपको पता है पार्लियामेंट का काम यानी कि संसद का काम होता है कानून बनाना, ठीक बात है। लेकिन अगर वो कानून तब भी बनेगा जब राष्ट्रपति जी की सहमति होगी, यानी कि संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। समझ पा रहे हो ना? यानी कि एवरी बिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर और एक चीज़ और है, ये तो चलो ठीक है राष्ट्रपति जी कह देंगे तो ये कानून बनेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में, संसद में कोई कानून लेना चाहते हैं, मतलब कोई कानून लाना चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, तो फिर उसको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ये कानून लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, एक शक्ति और है, चलो कानून लेके आ गए तो राष्ट्रपति जी फिर एक काम कर सकते हैं, वे साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को वापस भी भेज सकते हैं। भाई जैसे उन्होंने राष्ट्रपति जी परमिशन लेने के लिए गए तो राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि ही कैन रिटर्न ए जनरल बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन विथ ए फ्यू सजेशंस। यानी कि राष्ट्रपति जी अगर चाहें, उनको ये लगे कि यार ये बिल सही से पास नहीं हो रहा या फिर इस बिल में कुछ खामियां हैं, कुछ गड़बड़ हैं, तो वो चाहें तो बिल को रिटर्न कर सकते हैं और ये कह देंगे, पार्लियामेंट वापस भेज सकते हैं, ये कह देंगे कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इन बातों पर आप फिर से विचार करो। लेकिन एक बात बताता हूँ कि चलो उनके पास पावर तो है, वैसे राष्ट्रपति जी आपको पता है नाम मात्र की पावर है, राष्ट्रपति एक सिग्नेचर है, वैसे भी जो कहता है ना प्राइम मिनिस्टर वैसा करना पड़ता है इनको। लेकिन अगर फिर भी राष्ट्रपति चलो ठीक है, इच्छा हो गई, इनका मन हो गया कि नहीं इस बिल को तो वापस भेजूंगा, सही नहीं लग रहा, भेज दिया, तो अब वो पार्लियामेंट के पर डिपेंड करता है, संसद पर डिपेंड करता है कि उनकी इस बात को माने या ना माने। कहने का मतलब है उस बिल में चेंजेस करे या ना करे वो पार्लियामेंट पर है, संसद पर है। वो चाहेगी तो कर लेगी, वरना संसद उसको सेकंड टाइम जब लेके आएगी तो बिल ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि राष्ट्रपति जी एक नाम मात्र की शक्ति है। लेकिन अपन को इसमें अभी पढ़ना है क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक पोस्ट है, ठीक है, और पोस्ट का हमेशा सम्मान करना चाहिए। चौथा पॉइंट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, यानी कि जिस समय संसद अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि जिस समय संसद का अधिवेशन चल नहीं रहा, कहने का मतलब अभी पार्लियामेंट नहीं चल रही, लेकिन अभी देश को जरूरत है कुछ कानून बनाने की, कुछ व्यवस्था करने की, अब क्या करें, जब संसद तो चल ही नहीं रही तो फिर अब क्या करें, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो अधिवेशन बुला सकते हैं, कुछ अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब संसद का अधिवेशन चल नहीं रहा, भाई संसद अभी चल नहीं रही, तो अब क्या करें, पार्लियामेंट नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति जी खुद क्या करेंगे, एक अध्यादेश चला सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस चला सकते हैं, मतलब उसको जारी कर देंगे और ये कह देंगे, मतलब जो भी उनका आदेश होगा उनकी पालना की जाएगी कि भाई आपको ये करना है। मतलब अध्यादेश का मतलब एक आदेश जारी कर देंगे और उसको हमें, हमारे पूरे देश को, हमारी पूरी सरकार को मानना पड़ेगा। और ध्यान रखना एक बात और है इसी में कंटिन्यू, ये जो इनका आदेश होगा, अध्यादेश होगा, वो संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। जैसे इन्होंने सपोज, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे ले रहा हूँ एग्जाम्पल, कि सपोज प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि आज से मोटरसाइकिल पर, जो बाइक होती है उस पर 2 जने ही बैठ के जाएंगे, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस तीसरा नहीं बैठेगा, ये मेरा आदेश अध्यादेश, ये प्रेसिडेंट साहब ऐसा कह दिया। अब थोड़े दिन के अंदर क्या हुआ कि पार्लियामेंट चालू हो गई, मतलब संसद चालू हो गई, लेकिन अब
अब चलो पार्लियामेंट चालू हो गई और उन्होंने आते ही कह दिया कि नहीं नहीं बाइक के ऊपर तो 3 जने बैठ सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बैठ नहीं सकते, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उन्होंने कह दिया, पार्लियामेंट ने कहा कि अब 3 जने बैठ सकते हैं, लेकिन 6 सप्ताह तक तो 2 ही जने बैठेंगे, क्योंकि 6 सप्ताह तक इनका प्रेसिडेंट साहब का, राष्ट्रपति जी का आदेश है, अध्यादेश है। मेरी बात समझ गए ना बाप? बहुत बढ़िया। ये हो गए अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट कंप्लीट। अब है इसकी थर्ड हेडिंग, फाइनेंशियल पावर्स या फिर फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति जी कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं हम कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। यानी कि जो वित्तीय वर्ष होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? डिटेल मांगेंगे इनकम का और एक्सपेंडिचर का। यानी कि वो ये कहेंगे कि आप इस साल कितनी तो पैदा करने वाले हो, इनकम का मतलब कितनी आमदनी पैदा करने वाले हो, और एक्सपेंडिचर का मतलब कितना आप किस किस फील्ड में खर्च करने वाले हो। ये बात प्रेसिडेंट साहब आपसे पूछेंगे। ठीक है, किनसे पूछेंगे? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस। ठीक है, ओके। फिर हैं, उनकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित ही नहीं की जा सकती। समझ पा रहे हो? अनुदान मांगे और धन विधेयक तो समझते हो आप, पैसों वाला, जिसमें पैसे बिल होंगे, मनी बिल, उसको। और अनुदान मांगो मतलब है कि कितना देश को डिमांड है, देश के लिए किस किस फील्ड में कितनी कितनी डिमांड है, उसकी बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के उस बिल को आप लोकसभा में पास ही नहीं कर सकते, प्रस्तावित ही नहीं होगा वो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये द मनी बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स कांट बी proposed in लोकसभा विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। अब लास्ट चौथी पावर है जुडिशियल पावर्स, यानी कि न्यायिक शक्तियां, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। इसको अलग से भी पूछा जाता है। अलग से क्या पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का वर्णन कीजिए 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, यानी कि जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ पा रहे हो क्या? एक बात तो फिर सुनो मेरी, हमने आज क्या पढ़ी? हमने आज पढ़ी राष्ट्रपति जी की सामान्य कालीन शक्तियाँ, जनरल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके अंदर फर्स्ट पढ़ी अपन ने जो हमारी थी कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि एग्जीक्यूटिव, उसके 4 पॉइंट थे। फिर हमने सेकंड पढ़ी लेजिस्लेटिव, यानी कि विधायी, इसके भी 4 पॉइंट है। और तीसरी शक्ति फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि वित्तीय, इसकी 4 नहीं, सिर्फ ये अकेली है। चौथा जुडिशियल, ये भी अकेली है। तो इनमें क्या है कि सब हेडिंग नहीं है, मतलब और फिर से कोई हेडिंग नहीं है, बस पॉइंट ज़रूर बनवाए मैंने। ठीक है, इसलिए इनको अलग से जिन जिन के 4-4 पॉइंट, जैसे कि पहली, दूसरी और एक ही चौथी, तीसरी तो अलग से नहीं पूछ सकता, तीसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली, दूसरी और चौथी कौन सी? जुडिशियल पावर्स, यानी कि न्यायिक शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अलग से पूछा जा सकता है। इसकी हेडिंग लिखो, द थ्योरी फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी इज अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस बात को मेरी को समझना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, हमारी जो जुडिशरी है उनको, वो आज़ाद है, वो फ्री हैं कि वो जो चाहें, जो बंदा करप्ट हो, जो बंदा मतलब सही नहीं हो, कोई गलत काम कर रहा हो, तो उसको वो सज़ा दे सकते हैं, गलत को गलत और सही को सही देने का निर्णय है। उस पर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी मंत्री का, किसी मिनिस्टर का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, वो चाहे तो मिनिस्टर ने भी गलती करी उसको भी जेल में भेज सकती है, और भेजा भी है। मतलब ये है कि हमारी न्यायपालिका बिल्कुल फ्रीडम है, वो बिल्कुल आज़ाद है, यानी कि द थ्योरी, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे सेकंड पॉइंट है, वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? प्रेसिडेंट। हालांकि ये बात अपन पहले भी लिख चुके, लेकिन ये क्या है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसलिए इस बात को यहाँ पर भी हमें लिखना है कि वह उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जजों को नॉमिनेट करता है, यानी कि मनोनीत करता है, नियुक्त करता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत आवश्यक है, यानी कि द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल रिगार्डिंग द रूल्स रिलेटेड टू द वर्क
ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि कोई काम करना है, सुप्रीम कोर्ट कोई न्यायालय की कार्य व्यवस्था है, भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश लेके आया कि हम इस बार इस तरीके से न्यायालय के अंदर हम प्रोसेस काम करने वाले हैं, इतना काम करेगा, उनको इन धाराओं के तहत, इन एक्ट के तहत हम इनको सजा देंगे, तो ये सब बातें तो वो लेके आ गए, चलो ठीक है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जी की सहमति जरूरी है, प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर बहुत जरूरी है कि हाँ आप ये कर सकते हो। बहुत बड़ी पावर है ना राष्ट्रपति जी के पास। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है क्षमादान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि द प्रेसिडेंट रिसीव्स येट अनदर इंपॉर्टेंट पावर ऑफ क्लीमेंस। ये क्लीमेंसी जो पावर है, ये पावर कौन सी होती है? क्षमादान की। यानी कि इसमें ये होता है कि राष्ट्रपति है ना, जैसा आपने सुना होगा किसी को फांसी की सज़ा मिल जाती है, तो राष्ट्रपति जी के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो उस बंदे को फांसी की जगह उम्र कैद यानी कि ज़िंदगी भर जेल यानी कि उसके जीवन को बचा सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहें तो। जब तक राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर नहीं होंगे, जब तक राष्ट्रपति जी की सहमति नहीं होगी, तब तक किसी बंदे को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। ये बड़ी बात है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो चाहें तो उसको डिले भी कर सकते हैं। भाई जैसे पावर को डिले कर दिया, मतलब उसकी सज़ा को कि आज नहीं 10 दिन बाद, 20 दिन, मतलब 6 महीने बाद, कुछ भी उनको आज डिले कर सकते हैं या फिर उसको कम भी कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या फिर दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी कि इंक्लूडिंग जुडिशियल पावर्स ऑफ द पावर्स ऑफ पार्डन या फिर रिप्रीव द पीपल हु हैव बीन सेंटेंस्ड ऑलरेडी इज ऑल्सो पोसेस्ड बाय हिम। यानी कि वो चाहें तो उसको स्थगित भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है फांसी लटकाएंगे उनको, अगर लग गया कुछ मामला ऐसा तो वो उसको मृत्युदंड ना दे के उसको उम्र कैद भी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर राष्ट्रपति जी के पास है। तो बच्चे आज माइक का इशू था इसलिए मैं स्क्रीन पर नहीं आ पाया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम माइक ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आज अपन ने जो राष्ट्रपति जी की जो पावर थी, राष्ट्रपति जो शक्तियाँ थी प्रेसिडेंट की, जनरल पावर्स, वो आज अपन ने कंप्लीट कर ली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जब अपन पढ़ेंगे एमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द जो राष्ट्रपति जी को मिलेंगे ऑफ द प्रेसिडेंट, वो अपन पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़ते रहो, ठीक है, ओके।